हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एसएससी सीजीएल प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में। तो एक तरह से मैं यहाँ पर एनालिसिस करने वाला हूँ और बहुत लोग अभी पेपर्स दे रहे हैं और जितने लोगों का भी पेपर्स बाकी हैं वो लोग खास कर जान लें। मैं यहाँ पर खासकर यहाँ पर जीके जीएस जो हो गए और या फिर करंट अफेयर्स हो गए तो इनकी चर्चा मैं करने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि अभी जो है एक तरह से एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं और चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और जितने लोग यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी करने वाले हो, खासकर यूपीएससी एसएससी, वो लोग खासकर ध्यान दें यहाँ पर, क्योंकि आप लोग के ये पेपर्स होने वाले हैं। और यूपीएससी वाले भी यहाँ पर इस चीज़ को जानें, क्योंकि बहुत क्वेश्चन जो हैं टैली कर जाते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में, राइट। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये सारे क्वेश्चंस हैं और मैंने इन चीज़ों को रिसर्च करने के बाद मैंने इन क्वेश्चंस को निकाले हैं। और यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए अभी जो एग्जामिनेशन है, जितने भी जम्मू एंड कश्मीर हो गए, हरियाणा, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश, तो इस रीजन के अभी जो हैं पेपर्स हो, मतलब आप कह सकते हो एक तरह से हो गए हैं। तो आप इस पर विशेष ध्यान दें। जम्मू कश्मीर जो भी हो गए, या हरियाणा, तो अगर आप लोगों ने एडमिट कार्ड अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो अब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पेपर्स अब ये हो चुके हैं, ठीक है। तो और जिन बहुत लोगों को ये लग रहा है कि पेपर्स क्या पूरे हो गए, नहीं, अभी आप लोगों को घबराना नहीं है, बहुत पेपर्स अभी बाकी हैं। अभी जैसा कि मैं आपको बता दूं चलो मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो आप यहाँ पर देख सकते हो, विच एलिमेंट इन चिली पेपर्स मेक्स देम स्पाइसी। तो इसका जो आंसर है आप देख सकते हो, कैप्सिन, राइट। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर हिंदी वाले भी हैं, तो हिंदी वाले भी टेंशन न ले, मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर क्वेश्चंस को हिंदी में भी दिखलाऊंगा, क्योंकि हिंदी वालों को थोड़ा सा ये इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। जो भी सीबीएसई बोर्ड से नहीं हो, मतलब जो सीबीएसई बोर्ड या फिर कह सकते हो इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हो, तो उन लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। कोई बात नहीं, मैंने उस क्वेश्चन को थोड़ा हिंदी में भी लिख दिया है, आप लोग देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये द 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन वेयर डिस्कवर्ड बाय, ये किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? ये किया गया था जॉन केपलर। तो आप देख लो, ये मोशन से क्वेश्चंस उठ रहे हैं, जो मतलब जॉन केपलर के द्वारा ये एक तरह से क्या किया गया था, ये डिस्कवर्ड किया गया था। इसके बारे में मैं आपको और बतला देना चाहता हूँ। तो इसमें मतलब क्या था कि एक तरह से केपलर्स लॉ, देखो आप यहाँ पर ध्यान से, केपलर्स लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ। तो इसमें क्या है, ईच प्लैनेट मूव्स इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन फोकस। तो इसमें क्या है, लेट अस द शेप ऑफ एन ऑर्बिट। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहला में क्या, पहला लॉ में आपका देख सकते हो, ईच प्लैनेट मूव्स इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट, तो सारा इलेप्टिकल ऑर्बिट में ही मूव करेगा, मतलब एक तरह से कह सकते हो लेट अस द शेप ऑफ द ऑर्बिट, जैसे आप फिगर में देख सकते हो। तो इलेप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन फोकस, तो ये एक ही फोकस पर मूव करेगा। सेकंड लॉ में जैसे आप देख सकते हो, इन एनी 2 इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अ लाइन फ्रॉम द सन टू अ प्लैनेट स्वीप और 2 इक्वल एरियाज। तो जैसे देख सकते हो आप, यहाँ पर सन है और यहाँ पर जैसे ये 2 इक्वल एरिया, जैसे कि ये एरो भी दर्शा रहा है, तो ये 2 इक्वल एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और लॉ 3 इसका क्या है, द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस A डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड P इज द सेम फॉर ऑल द प्लैनेट। मैं आपको बता दूं, ये क्लास 9 है, ये क्लास 9 के फिजिक्स से ये क्वेश्चंस निकाले गए हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को ये क्लास 9 का फिजिक्स अभी भी याद होगा, तो वो लोग को ये पता ही होगा, ठीक है। वैसे तो बहुत लोग भूल जाते हैं, ठीक है। तो देखो पढ़ाई में क्या है कि इतना चीज़ें हैं, सिलेबस इतना ज़्यादा होता है, तो भूलना तो ये जाहिर सी बात है। तो मैं एक तरह से एक्सपर्ट उसी को मानता हूँ जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करता हो। अगर आप रिवीजन जितना ज़्यादा करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, है ना। तो यहाँ पर देखो, ए क्यू बाई पी का स्क्वायर, तो इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये फॉर्मूला है, तो इस चीज़ को आप याद रखो, दिस इज लॉ 3। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर था विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल में कौन सा विटामिन जाता है, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन इंक्लूड्स एज कॉर्बिक एसिड, जो कि विटामिन सी, जो भी कोई चीज़ सावर होता है, मतलब खट्टा, एक तरह से जैसे लेमन वगैरह हो गया, ठीक है। और थियामिन हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया, नियासिन हो गया। तो ये सब चीज़ आप एग्जाम्पल याद रखो, इससे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, आप याद रखोगे तभी आप कर पाओगे। फिर विटामिन B6 देख लो, विटामिन B6 में क्या क्या आते हैं, पायरोडोक्सिन हो गए, पायरोडोक्सल हो गए और पायरोडोक्सीमाइन हो गए। उसके बाद फोलास्टिन हो गए, विटामिन B12 हो गए, उसके बाद बायोटीन हो गया। तो ये सारे नाम आप याद कर लो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन सी इज वाटर सोल्यूबल, तो वहाँ पर एक ऑप्शन होगा, क्योंकि देखो बच्चे जो हैं अभी पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन भी याद नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो पेपर्स दे के आए हैं। तो जितना वो लोग एक तरह से निकल के आया, तो उन लोगों ने बतलाया, और बहुत सारे वेबसाइट्स ने अपना अपना क्वेश्चन को एक तरह से छापा, बहुत यूट्यूबर्स भी हैं अपना अपना ये एक तरह से क्वेश्चन को छाप रहे हैं।
तो एक तरह से अब बहुत लोग क्या कर रहे हैं, फेक वीडियोज डाल रहे हैं, मतलब एक तरह से मतलब कुछ भी डाल दे रहे हैं। नहीं, ये चीज़ गलत है। तो एक सही होना चाहिए कि जो पेपर दे के जो लोग आ रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, कि कैसा क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिल्कुल वो होना चाहिए, एकदम टैली करना चाहिए, जिससे कि आप लोग को भी एक तरह से अंदाज़ा लग जाए कि किस टाइप्स के सवाल आ रहे हैं। अब देखो हिंदी वाले, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, मिर्च में कौन सा तत्व उन्हें तीखा बनाता है, तो इसका आंसर होगा कैप्सिन। आप देख सकते हो, आप देख लो एक चीज़ को, ठीक है। मैं इस चीज़ को इसलिए लाया हूँ क्योंकि हिंदी वाले को भी थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। ग्रहों की गति के 3 नियमों की खोज किसके द्वारा की गई है, तो ये होगा आपका जोन्स केपलर के द्वारा। देख लो आप, ये ऐसा सवाल आए हैं आपके, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो इसमें होगा, इसका उत्तर होगा पानी में घुलनशील विटामिन में एक एग्जॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, थियामिन या फिर ये सब हो गए। अब विटामिन बी जो हो गए पायरिडोक्सिन हो गए, तो ये सब आप पढ़ लेना। फिर देखो ये क्वेश्चंस भी आप पढ़ लो, रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। उसके बाद देखो जीरोफैथेलीमिया किसकी कमी से होता है, तो ये होता है विटामिन ए। तो ये सब सवाल आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर कुछ छूट जाए तो आप वीडियो को फिर से रिपीट करना, ठीक है। तो फिर ये केपलर्स लॉ हो गए, ये अच्छा से देख लेना। अब जैसे कि वहाँ पर केपलर्स किसने इस जैसे क्वेश्चन ऐसे कर देगा कि प्लेनेट मूव्स इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन फोकस विच लॉ, तो ये होगा केपलर लॉ। तो ये 3 लॉ में से कोई भी लॉ दे सकता है, ठीक है। तो इसका सभी का आंसर केपलर लॉ होगा। ये फॉर्मूला अगर हो सके तो याद कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिकेट्स इट कॉज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। ये जो रिकेट्स हैं किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। अब देखो जीरोफैथेलीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, जैसा कि मैंने हिंदी में भी बता दिया। तो ये सब चीज़ आप याद कर लो। और दूसरी चीज़ मैं बता दूंगा, इससे रिलेटेड भी जितने सवाल एक तरह से उठाए जा सकते हैं उसको भी आप उठा लो और उसको पढ़ लो। जैसे कि विटामिन से क्या करो, जितना भी लिस्ट है उसको सब बना लो और अच्छे से उसको पढ़ लो। अब तो देखो जो क्वेश्चंस पूछ दिए गए हैं वो तो रिपीट नहीं होगा, क्योंकि एसएससी यहाँ पर बेवकूफ़ तो नहीं है, एसएससी बोर्ड जो है वो तो बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि एक सवाल जब पूछ दिया है तो वो दोबारा रिपीट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन यहाँ से आपको ये पता चल सकता है कि इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। इस टॉपिक से जैसे कि इस सवाल को निकाला गया, तो इस टॉपिक से कितने सवाल बन सकते हैं, आप उतना सवाल बनाओ, ठीक है। उसके बाद फिर देखो वहाँ पर वो चीज़ टैली जरूर होगा। अब देखो जैसे विटामिन की बात मैं करता हूँ, जैसे विटामिन का भी मैं एक तरह से भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तब तक आप हिंदी में भी देख लो। हैलोजन समूह की संयोजना क्या है, तो इसका आंसर आप देख लो। हैलोजन समूह के तत्वों का संयोजकता स्तर 1 होता है और हैलोजन आवर्त सारणी के समूह 17 से संबंधित है। तो हिंदी वाले देख लो, आप लोगों को मैं बोल दे रहा हूँ, ये चीज़ आप लोग देख लो हिंदी वाले, और इसको नोट करके रख लो। और इससे क्या करो कि आप किताब में देखो, वेबसाइट पे सर्च करो, इससे कितने सवाल निकलते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बतला दे रहा हूँ कि कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं। अब मैं एक एक चीज़ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो जो है एक तरह से लेंदी ना हो जाए उसके कारण, ठीक है। अब देखो एक सवाल कैसा है, कौन सा रोग जो है परजीवी के कारण होता है, तो ये सब आप लोग देख लो, ठीक है। मैं देखो यहाँ पर सब चीज़ को बतला देता हूँ ताकि उसके बाद फिर आप बोलना मत कि मैंने ये चीज़ नहीं बतलाया था। फिर देखो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि इस विटामिन से कितने सवाल उठाए जा सकते हैं। देखो एक लिस्ट मैंने तैयार कर ली। अब जैसे विटामिन ए से कितने डिफिशियंसी डिसऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। जब जैसे मान लो कि विटामिन ए की कमी होगी तो आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, तो ये जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, इसे आप एक तरह से रट्टाफिकेशन ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर समझने वाली बात जहाँ रहती तो मैं वहाँ पर कभी ज़िंदगी में रट्टा लगाने नहीं बोलता, ठीक है। क्योंकि रट्टा लगाने से ज़्यादा मैं प्रिफर करता हूँ समझने पर, ठीक है। रट्टा लगाना महा बेवकूफ़ी चीज़ है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर समझने का तात्पर्य ही नहीं निकलता है तो वहाँ पर आपको रट्टाफिकेशन करना ही पड़ेगा। तो ये देख लो विटामिन ए, तो ये हो गया नाइट ब्लाइंडनेस, उसके बाद हो गया जीरोफैथेलीमिया, उसके बाद इससे और क्या हो सकता है, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी इन चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वोमेन। तो ये सब विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। दूसरा आप देख सकते हो फोलेट, यानी इसको आप एक तरह से विटामिन B6 कहते हो। जैसा क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि विटामिन B6 को दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम हो गया आपका फोलेट। और इसकी कमी से कौन कौन बीमारी हो सकती है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकती है, न्यूरल ट्यूब हो सकती है, अदर बर्थ डिफेक्ट्स, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शन, डिप्रेशन, ठीक है। तो ये विटामिन B6 की कमी से होती है। अब देखो कि किस किस सप्लीमेंट में आखिर विटामिन B6 पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ पर सर्च करो, आप बढ़िया से सर्च करो और उसका लिस्ट बनाकर अच्छा से याद करो। फिर देखो कोबोलैमिन जो कि एक तरह से विटामिन B12 में पाया जाता है, ठीक है। तो अब विटामिन B12 अगर ना हो तो इसकी कमी से क्या क्या हो सकता है, इसमें भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, एक तरह से एसोसिएटेड विथ
कोबैक्टर और पाइलोरी इंक्लूडेड गैस्ट्रिक एट्रोफी, ठीक है। तो ये बीमारी हो सकती है। देखो नाम भी थोड़ा सा उठपुटाएंगे, साइंटिफिक नेम ये सब होते हैं, थोड़ा सा मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेहनत कर लोगे तो अच्छा से याद हो जाएगा, ठीक है। मेहनत तो करना पड़ेगा, अगर बिना मेहनत का ही अगर कोई आगे बढ़ जाता तो कोई दुनिया में कोई मेहनत ही नहीं करता, ठीक है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, और जो ज़्यादा मेहनत करता है वो आगे निकलता है, ठीक है। फिर देखो थायमिन, थायमिन यहाँ पर देख सकते हो विटामिन B1, ये दूसरा नाम अगर देख लो कैसे उठा सकता है क्वेश्चन, तो ये हो गया विटामिन B1 थायमिन में। तो यहाँ पर इसके कमी से क्या क्या हो सकता है, बेरी हो सकता है, कार्डियक एंड न्यूरोलॉजिक, ये सब बीमारी मतलब इससे हो सकती है। देखो बेरी को दूसरा नाम जैसे कि आप कार्डियक एंड न्यूरोलॉजिक कह सकते हो, और रेनिक हो गए, उसके बाद देख लो कोरासा को हो गए, और सिंड्रोम जो इसके निकल के आते हैं अल्कोहलिक कन्फ्यूजन और पैरालिसिस, तो ये विटामिन B1 की कमी से होता है। फिर नेक्स्ट देख लो आप राइबोफ्लेविन, तो राइबोफ्लेविन एक तरह से कह सकते हो विटामिन B2, तो इसके कमी से क्या क्या हो सकता है, नॉन स्पेसिफिक फैटिग्यू, आई चेंजेस, ये सब सारी चीज़ देखो, ब्रेन डिस्फंक्शन, तो ये सब लिस्ट बना के आप याद कर लो। जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर निएस्टिन, जिसे दूसरा नाम विटामिन B3 कहते हैं, पेलग्रा। देखो ये चैनल जो है मैंने आप लोगों को बतलाया था कि ये करंट अफेयर्स, जीके जीएस, शेयर मार्केट और बिटकॉइन की मतलब ये अद्भुत जानकारी देगी। मेनली अगर देखा जाए तो मैं इस चैनल पर इस चीज़ को ही बताता हूँ, लेकिन एग्जाम से रिलेटेड अगर मान लो कोई क्वेश्चंस निकल जाते हैं, बायोलॉजी हो गए या फिर केमिस्ट्री फिजिक्स हो गए, तो मैं उस चीज़ को भी जरूर प्रस्तुत करूँगा, क्योंकि वो आपका एग्जाम है, तो एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जॉब लेना है। तो मैं उस चीज़ को जरूर यहाँ पर एक तरह से उसका सोल्यूशन को लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। फिर देखो विटामिन B6, इसके कमी से क्या हो सकता है, डेरामेटिस हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कन्वुलेशंस, तो ठीक है। ये सब चीज़ आप लिस्ट बनाओ, याद करो। विटामिन C के कमी से स्कर्वी हो सकता है, ये सब हो सकता है। विटामिन D के कमी से रिकेट्स हो सकता है ना। तो ये सब चीज़ आप याद कर लो, बढ़िया से याद करो, क्योंकि अभी आपको पेपर्स देना है और ये गवर्नमेंट पेपर है, मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत का गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकल सकता, क्योंकि देखो गवर्नमेंट एग्जाम अभी बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, ठीक है। तो आपको एक तरह से दिन रात लगना ही पड़ेगा किसी हाल में, ठीक है। एक लड़का कल मेरे को मिला और वो बोल रहा था कि एक तरह से मतलब फ़ोन से बात हो रही थी, तो वो बोल रहा था कि सर मेरा अभी जॉब नहीं लगा, ठीक है, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ सर, और मेरा जॉब नहीं लगा, अभी 2 साल हो गया। तो मैं बोला कि तुम 2 साल और ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं। और फिर वो एक तरह से बोलने लगा कि मेरा दोस्त का सर इसमें हो गया, TCS में हो गया, इन्फोसिस में हो गया, विप्रो में हो गया। तो मैंने उससे देखो एक ही चीज़ बोला कि तुम 2 साल और मेहनत करो, तुम टाइम दो, तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तुम उसके फेरा में क्यों हो। अगर तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब अगर लग जाएगी ना, तो TCS, इन्फोसिस और विप्रो उसके सामने कुछ नहीं है, ठीक है। तो टाइम सबका आता है, ये बात याद रखो। जिस दिन तुम SSC CGL का सेंट्रल एग्जामिनेशन निकाल लोगे ना, तो उसके बाद फिर तुम्हारे सामने कोई नहीं, तो ये बात याद रखो। अब दूसरी बात मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, एक लड़का और है, तो उसने बोला कि सर मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, अब तक पेपर नहीं निकला, ठीक है। तो और उसका ये कहना था कि एक तरह से सर मेरा एज भी निकल गया, अब मैं क्या करूँ। तो मैंने उससे यही बोला कि देखो अब एज निकल गया, तुमने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करी, जो तैयारी करी तो तुम्हारा जो नॉलेज है वो कहीं भागेगा नहीं, वो नॉलेज तुम्हारे अंदर ही है, ठीक है। रास्ता बहुत है, तुम्हें रास्ता अपनाना है। अब गवर्नमेंट में नहीं लगा तो क्या, कोई बात नहीं, तुम प्राइवेट में ट्राई करो, बहुत स्कोप है, ठीक है। तुम टीचर्स लाइन में जाओ, बैंकिंग में देखो, तुम कहीं भी देख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हो तो बस उसी में घुस जाओ, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब ही कोई ज़िंदगी नहीं होती है। आप अदर्स, अगर आपका उसमें नहीं होता है तो आप अदर्स जॉब का भी एक तरह से देखो, ट्राई मारो, ठीक है। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी है ना, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ प्राइवेट को आप ऐसे ही फोड़ दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आपको लगे रहना, कोई भी अगर मान लो कि नहीं भी होता है तो आपको दूसरा रास्ता अपनाना है, डायरेक्शन बहुत है इस ज़िंदगी में, ठीक है। कभी भी एक तरह से गिव अप नहीं करना है। चलो नेक्स्ट, आप यहाँ पर देखो व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ द हैलोजन ग्रुप। तो हैलोजन ग्रुप का एक तरह से वैलेंसी क्या है, तो एक तरह से देखो 1 वैलेंस लेवल ऑफ द एलिमेंट्स इन द हैलोजन ग्रुप इज 1। सबसे पहले ये याद रखो कि हैलोजन बिलोंग टू ग्रुप 17। हैलोजन जो है एक तरह से ग्रुप 17 में आता है, और ये जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10 का, जितने भी लोगों ने बोर्ड दिया है केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हैलोजन का जो है एक इसका जो ग्रुप आता है वो 17 होता है, एंड देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज NH2nP5। तो ये आप याद रखो। और कैसे निकालते हैं, ये 287 वाला वो याद आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। और ये लास्ट में जो होता है ये 7, देखो कैसे निकालते हैं, आप अगर भूल गए हो तो मैं फिर से बता देता हूँ। ये लास्ट में जो 7 बचता है, तो देखो किसी भी इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है या तो 2 रहना चाहिए या तो 8 रहना चाहिए। कहाँ पर, आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है।
ये चीज़ आप याद रखो। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर 7 है, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए कितना और एक कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर एक और चाहिए, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पर जो वैलेंसी है इसकी वो 1 निकल के आया, ठीक है। तो अब कभी भी नहीं भूलोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए आइदर 2 और 8 हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ को मत भूलना, ये प्योर समझने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर रट्टा कोई मत लगाना, अगर रट्टा लगाओगे तो बेवकूफ़ी है। केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ जिंदगी में कभी रट्टा मत लगाना, अगर लगा रहे हो तो बेवकूफ़ी कर रहे हो, ठीक है। रट्टा सिर्फ जीके में लगाना है, अदर चीज़ों में नहीं। लेकिन जीके में भी बहुत जगह समझना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर कोई एक तरह से आप कह सकते हो ऑप्शन ही नहीं है, तो वहाँ पर आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, जैसे नाम वगैरह हो गया। आगे देखो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई पैरासाइट्स। तो पैरासाइट से कौन सी, एक तरह से यहाँ पर कह सकते हो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाई पैरासाइट, कौन सा ऐसा बीमारी है जो पैरासाइट से होता है। तो एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट डिजीज दैट कैन बी ब्लड बॉर्न इंक्लूडेड अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस। तो देखो ये नाम देख लो, बेब्सियोसिस, तो ये नाम थोड़ा सा बड़े बड़े हैं, तो कोई बात नहीं, आप 2-3 बार इसको प्रोनाउंस करोगे बढ़िया से तो याद हो जाएगा, ठीक है। छागस डिजीज हो गया, उसके बाद देखो लेशमिनियासिस मलेरिया, इसके बाद देखो टोक्सोप्लाज्मोसिस। ये सब जितने भी हैं बायोलॉजिकल वर्ड है, तो बायोलॉजिकल वर्ड जो होते हैं थोड़ा सा वो टिपिकल होते ही हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो ये सब सारे हैं, आप इसे याद कर लो। उसके बाद देखो ये हिंदी वाले देख लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई क्या है। हिंदी वाले आप सब देख लो क्वेश्चंस क्या क्या हैं, निम्न में से कौन है, तो ये सब सारे आप देख सकते हो। उसके बाद संवहन क्या है, संवहन की इकाई क्या है, ठीक है। ये सब सारे चीज़ आप हिंदी वाले जितने हो आप पढ़ लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस और भी निकल करके आते हैं। जैसे कि बहुत पूछ सकता है कि लाइटेस्ट गैस जो होते हैं वो कौन होते हैं, जैसे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बारे में मैंने आप लोग को एक करंट अफेयर भी दिया कि उससे अभी फ्यूल बनने वाला है, जिससे कि कच्चा तेल का एक तरह से जो व्यापार होता है वो घटेगा, जिससे गवर्नमेंट को एक तरह से क्या होगा, फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो। फिर देखो ये हाइड्रोजन हो गया। अब जैसे अल्काली मेटल्स, तो देखो ये कलर्स देख लो, अल्काली मेटल्स में कौन कौन आते हैं, ये कलर्स ऑरेंजेस हो गए, ठीक है। तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गए। उसके बाद ट्रांजिशन मेटल्स हो गए, ये ब्लू वाले, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप याद कर लो, ज़्यादा लेंदी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप 11-12 की केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एसएससी सीजीएल का जब आप पेपर दे रहे हो तो आपको 9th 10th एंड 8th ये 3 क्लासेस का केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी अगर पढ़ लोगे तो बहुत इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। तो ये देखो सबका कोशिश करो कि 20 तक आपको एक तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब एटॉमिक नंबर जो है आपको याद हो जाए। अगर 30 तक कर लेते हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो और जैसे कि यहाँ पर जीरो गैस मतलब एक तरह से ये चीज़ हो गया, ये लास्ट वाले आउटर मोस्ट जिसको आप कहते हो, ठीक है, नोबल गैस। तो नोबल गैस किससे मतलब कौन कौन आते हैं, हीलियम आ गए, नियोन आ गए, आर्गन हो गए, क्रिप्टन हो गए। तो ये सब सारे याद कर लेना, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस निकल करके आ सकते हैं। अब जैसे देखो क्या क्या क्वेश्चन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट unit of energy commonly used in atomic and nuclear physics equal to the energy gained by an electron, a charged particle carrying unit electronic charge, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है, वैल्यू को खासकर आप याद कर लो, 1.602 इंटू 10⁻⁻12 अर्क, ठीक है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये सब चीज़ आप याद कर लो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। उसके बाद बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ किडनी, किडनी का पार्ट्स कौन कौन है। ईच किडनी हैज एन आउटर लेयर कॉल्ड कॉर्टेक्स विच कंटेन फाल्टरिंग यूनिट्स। तो ये सब सारे याद कर लो। देखो द सेंटर पार्ट ऑफ द किडनी द मेडुला हैज फैन शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड पिरामिड्स। देखो मैंने एक डायग्राम के हिसाब से भी आपको समझाना चाहूँगा। जैसे देख लो ये रेंटल कॉर्टेक्स हो गया, सब सारे पार्ट्स हैं। उसके बाद रेनल मेडुला हो गया, रेनल पैपिला हो गया। तो ये सब डायग्राम के हिसाब से आप याद कर लो, रेनल कोलम्बस, ये सब सारे हो गए। अब देखो डायग्राम तो एग्जाम में नहीं पूछते हैं, अब बस पार्ट्स, इस किडनी के जितने पार्ट्स हैं बस उसको याद रखना कि हाँ ये वाला जो नाम मैंने सुना था ये किडनी में ही आता है। जैसे यूरेटर हो गए, मेजर कैलिक्स हो गए, माइनर कैलिक्स हो गए, फिर से फाइब्रस कैप्सूल हो गए, उसके बाद रेनल आर्टरी हो गए, ठीक है। तो ये सब बस आप नाम याद रखो। एनसीईआरटी जितना भी है साइंस वाइंस आप पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पर आप लूसेंट जो बुक आती है बस उसी को पढ़ो, उसमें मोर देन इनफ है। और प्रीवियस ईयर का जितने क्वेश्चंस हैं आप उसको करो। उसके बाद देखो व्हाट इज कन्वेंशन, द प्रोसेस इन विच हीट मूव्स थ्रू अ गैस और लिक्विड एज हॉटर पार्ट राइजेज एंड कूलर हैवियर पार्ट
शिंक्स, ठीक है, तो उसे कन्वेंशन कहते हैं। उसके बाद मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। द यूनिट फॉर मोमेंटम वुड बी मास यूनिट्स टाइम्स वेलोसिटी यूनिट्स, ठीक है, मतलब कह सकते हो मास इंटू वेलोसिटी, सिंपल। और इसका जो स्टैंडर्ड मैट्रिक यूनिट्स है वो kg मीटर पर सेकंड है। अब आप आइए देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन कौन ही है। आप ये याद रखो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, ये सब सारे जितने हैं ये ग्रीन हाउस गैस के एग्जाम्पल्स नहीं हैं। अब देखो इतने क्वेश्चंस मैंने आपको रिसर्च करने के बाद बतलाएं। अब देखो क्या क्या क्वेश्चंस और स्टूडेंट्स यहाँ पर बोल रहे हैं, जितने लोग पेपर्स दे रहे हैं वो लोग ये सब बतला रहे हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। जैसे आप क्या करो, प्लांट हार्मोन से पढ़ लो, ठीक है, प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन निकल के आएंगे बहुत सारे कि प्लांट हार्मोन क्या है और इसका जितना फंक्शन है वो आप पढ़ सकते हो समझ करके। पीएच वैल्यू जरूर पढ़ लेना, जो कि 0 से 14 इसका रेंज होता है इसका वैल्यू, ठीक है, पीएच वैल्यू। तो ये काफ़ी मतलब अच्छा सवाल है। जैसे कि मान लो कि जिसका रेंज 7 से कम होता है तो वो एसिडिक आता है, ठीक है, और 7 से ऊपर होता है तो वो बेस होता है। तो ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसे सवाल पूछते हैं, ठीक है, आप पढ़ लेना अच्छा से। उसके बाद देखो मैन बुकर प्राइज आ सकता है, तो यहाँ पर 2019, 20, 21 अभी करंट में आप पढ़ लो। उसके बाद पुलिट्जर प्राइज मतलब किसने जीता 2020, 21, ये सब सारे पढ़ लेना। उसके बाद रैमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 में किसे मिला, या फिर कह सकते हो 2020 में किसे मिला, ये सब सवाल आ रहे हैं, ठीक है, आप लोग नोट कर लो कहीं पर, ऐसे ऐसे सवाल मतलब यहाँ से उठा सकते हैं। उसके बाद नोबेल प्राइज़ का विजेता 2020-21 में जो भी है पढ़ लो। इंडियन गवर्नर पढ़ लो, अभी जो गवर्नर हैं कौन कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, ये सब आप रट्टा लगा लो। उसके बाद देखो दलाई लामा बुक्स, अभी जो दलाई लामा का बुक्स राइटर वाइटर जो भी हो, जितने भी इससे बुक्स से आते हैं दलाई लामा, और मैंने दलाई लामा के बारे में बता भी रखा है, उस वीडियो को जरूर देखना। G20 से भी क्वेश्चन निकल कर आया है, ठीक है, G20 इस बार आया, ये हर एग्जाम में भी आता है, ठीक है। यूपीएससी वाले तो खासकर यहाँ पर फोकस करें G20 के बारे में और दलाई लामा के बारे में। उसके बाद देखो इंटरनेशनल अफेयर, अब जो ये चैनल है इसका जितना भी आपका करंट अफेयर कराया जा रहा है उस पर सारे वीडियो को देखो, ठीक है। और मैं यहाँ पर गारंटी देता हूँ कि करंट अफेयर्स नहीं छूटेगा। फिर देखो विच ऑफ अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ गुरु नानक देव, इसका आंसर निकालो, देखो बढ़िया से, ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो सिख गुरु वगैरह जितना भी है उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर देखो ट्रीटी ऑफ श्रृंगापट्टम, ये हिस्ट्री का सवाल है, ट्रीटी वाला जरूर पढ़ लेना। और स्टैटिक जीके जितना भी है, करेंसी, कैपिटल और कंट्री, ये सब सारे पढ़ लेना, ठीक है। स्टैटिक जीके तो कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। ये सब चीज़ को करो बढ़िया से। उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ 25 में आप 20 प्लस कर लोगे, ये भी कह सकते हो 50 में आप 40 प्लस कर लोगे अगर ढंग से पढ़ोगे तो, ठीक है। और जितने भी डाउट्स आपके आते हैं तो मेल्स करो, और इंस्टाग्राम पे जाओ, और यहाँ पे फेसबुक पेजेस हैं, यहाँ पर जा सकते हो, और ईमेल आईडी ये हो गए, और इस पर जाओ और जितने डाउट्स हैं आप वहाँ पर करो, और उस पर सारे मतलब मैं डाउट्स को क्लियर करूँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।